जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी से अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के चलते 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। इस संबंध में उनकी तरफ से ईडी को पत्र भी लिखा गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम सोरेन ने गुजरात के आदिवासी से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, उन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को राज्य से बाहर निकालकर राजनीतिक रूप से सबक सिखाएं ताकि उसके पास खुद के छिपने के लिए जगह न बचे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जोर से तैयारियां जुटी है। इसको लेकर नेता जगह जगह रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस क्रम में गुरुवार को हिमाचल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग स्थानों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मंच से उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा और सोमनाथ शर्मा की शहादत को याद किया। यहाँ पीओके पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि धैर्य रखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की वजह से लोगों में विश्वास कम होता गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर क्षेत्रों के नाम बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है। गुरुवार को भोपाल नगर निगम की बैठक में राजधानी में 2 इलाकों के नामों को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी और लाल घाटी का नाम महेंद्र नारायण दास जी महाराज सर्वेश्वर चौराहा करने की प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। यह दोनों प्रस्ताव भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा पेश किए गए थे। सांसद के प्रस्ताव के नियम अध्यक्ष और किशन सूर्यवंशी ने समर्थन करते हुए दोनों ही प्रस्ताव को पारित कर दिया। वाराणसी और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अब ग्रामीण थाने भी जोड़े गए हैं। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 22 प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। इनमें यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत गाजियाबाद, फर्रुखाबाद और नोएडा में नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया गया है कि लखनऊ कमिश्नरेट में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 ग्रामीण पुलिस थाने और कानपुर में 14 ग्रामीण पुलिस थाने जोड़े गए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ये प्रदूषण यहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के CEO रितु महेश्वरी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद 10 पाबंदियां लगाई है। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया है कि जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और RS बंद कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होनी चाहिए और यह भी तय किया गया है कि बिल्डर साइटों पर एंटी स्मोक गन लगाई जाए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के दिल्ली के निजी आवास पर उनकी सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। इस मामले के केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ को बताया कि स्वामी की शिक्षा और उचित इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें, संजय जैन ने अदालत को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की बात से संतुष्ट है। स्वामी को मिल रहे जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के तहत उनकी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। गुजरात में मतदान 1 और 5 दिसंबर को होंगी। वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को होगी। इस दौरान चुनाव आयोग ने पक्षपात के कांग्रेस के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया है। आयोग से जब पूछा गया कि क्या पीएम मोदी के दौरे की वजह से गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी हुई, इस पर आयोग ने कहा गुजरात के चुनाव की घोषणा शेड्यूल के अनुसार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि सबसे ज्यादा हमारे कदम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको कितना भी बोलकर समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो नेताजी आते हैं वो सही है नहीं। अगर हम ये कहें कि चुनाव के बाद नतीजे में किसी किस्म की कमी हो, संभवतः मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के समय पर पूरा होने पर संदेह पैदा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि परियोजना की अभी तक कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई है। RTI से खुलासा हुआ है कि अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई डेडलाइन नहीं तय की है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उप महाप्रबंधक उमेश कुमार गुप्ता ने RTI के जवाब में मुंबई के कार्यकर्ता अनिल गलगली की इस बात से अवगत कराया है। बता दें कि एक बार फिर से रेल मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि पहली बुलेट ट्रेन परियोजना 2026 में मुंबई गुजरात से शुरू होगी, लेकिन NHRCL के जवाब ने संदेह पैदा कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे संगठन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सतर्कता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1321 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,57,149 हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे आंकड़े जारी कर दिए हैं और यहां पर आपको जो आंकड़े सामने आ रहे, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों के 219.46 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ बड़े उद्योगों के राज्य से पलायन को लेकर भले विपक्ष के निशाने पर हो, लेकिन चीनी और एथेनॉल उत्पादन में वो अन्य राज्यों पर बाजी मारता दिखाई दे रहा है। वो अभी तक जब महाराष्ट्र में ज्यादा चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की है। केंद्र सरकार ने बायोफ्यूल नीति की प्रमुखता दी है और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। महाराष्ट्र इस लक्ष्य को साधने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस साल दिवाली के व्यस्त सप्ताह में बीते 20 साल की तुलना में नकदी का इस्तेमाल कम किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। एसबीआई द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते कई सालों से उपभोक्ता ऑनलाइन पेमेंट को नकदी की जगह ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। लिहाजा इस ट्रेंड के तहत इस बार दिवाली पर नकदी के इस्तेमाल में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आधा दर्जन से अधिक गांव अब डेंगू की जद में आ गए हैं। डेंगू बुखार से 3 लोगों की मौत के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। डेंगू के तेजी से बढ़ रहे केसों को लेकर अब डिपार्टमेंट ने टीम लगाई है। डेंगू बुखार के निशाने में आए गांव में कैंप लगाकर मरीजों की जांच टीम कर रही है। जिले में अभी तक 40 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के चलते दक्षिणी हिस्से में जमकर बारिश हो रही। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट करके बताया कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से भेजा गया 23 टन वजनी रॉकेट लॉन्च होने के बाद फेल हो गया है और वो वापस पृथ्वी की ओर गिर रहा है। यह रॉकेट मैंगटियन मॉड्यूल को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिक रॉकेट को ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाए, जिसके बाद यह भारी भरकम रॉकेट पृथ्वी की ओर गिर रहा। पिछले हफ्ते इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अगर पीएम किसान सम्मान निधि में अकाउंट है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के किसानों का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन योजना में भी हो जाएगा। पेंशन योजना के लिए जरूरी पैसे सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसों से कट जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद से पीएम किसान के तहत मिलने वाली राशि ही हर महीने जरूरी पैसे काटते रहेंगे। वहीं 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3000 रुपये पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको पीएम के तहत पैसे भी मिलते रहेंगे। दरअसल 60 की उम्र के बाद पैसे कटना बंद हो जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कांग्रेस ने गुजरात की जनता से 8 बड़े वादे किए हैं। इनमें कांग्रेस ने कहा है कि वह किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करेंगे। इसके साथ ही इनमें सिलेंडर के दाम, बिजली, नौकरी और इलाज में मदद का वादा किया है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर के 2 चरणों में गुजरात होंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 8 दिसंबर को ही पता चल जाएगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन और पार्टी का होगा। ट्विटर के मालिक अब एलन मस्क बन गए हैं और उसके बाद से ही कंपनी के कर्मचारियों के लिए बुरे दिन आते दिख रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी की कमान संभालते ही सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई सीनियर अधिकारियों को हटा दिया। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क 3000 और कर्मचारियों को कंपनी से अलग करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में एक जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकालना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी को जीत नहीं मिली है। जी हां, आपको बता दें कि यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों के आने के चलते पुतिन लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच रूस ने गुरुवार को ब्रिटेन राजदूत को तलब कर विरोध जताया है। दरअसल मॉस्को ने दावा किया है कि क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी बेड़े पर यूक्रेन ड्रोन हमले में ब्रिटेन नौसेना के कर्मी शामिल थे। राजदूत दोबारा बुरोनट 10:30 स्थानीय समय पर विदेश मंत्रालय पहुंची।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेलंगाना के बोनालू उत्सव का है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन तेलंगाना के पारंपरिक बोनालू उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एक भारी रस्सी उठाई और बुधवार को पोथराजू का अवतार भी धारण किया। बता दें कि बोनालू उत्सव में पोथराजू एक खास शख्स होता है। पोथराजू बना व्यक्ति अपने शरीर पर कोड़े मारता है। प्रदेश भर में 3 नवंबर को भी पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी की गई और आपको बता दें कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार ही ईंधन के दाम भी तय किए जाते हैं। बात उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम की दरें तो लखनऊ, बरेली, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियापुर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम जो कल बुधवार को थे उतने ही गुरुवार को भी रहे और गुरुवार को यूपी के शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ इस तरह रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल में तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार लखनऊ में गुरुवार को पेट्रोल के दाम 96.97 रुपये प्रति लीटर रहे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।